आवाज पहुंच रही है पीछे तक। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पारिस्थितिक तंत्र वाले टॉपिक समाप्त हो गए हैं क्या, या कुछ बचा हुआ है? अच्छा, बचा हुआ है। तो कल जो क्लास हुई थी उसको एक बार पॉइंट फॉर्म हम लोग रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली से, और पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली में सबसे पहले हम लोगों ने चार छोटे छोटे जो उसमें पॉइंट है उसको समझने का प्रयास किया था कि खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि खाद्य जाल क्या होता है, और खाद्य जाल अगर बड़ा होगा तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा हमने एक डायग्राम बनाए थे और उसमें हम लोगों ने पोषण स्तर क्या होते हैं और फिर पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है उस पर हम लोगों ने जिक्र किया था। उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड पर चले गए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार का होता है। एक संख्या पिरामिड है, दूसरा और तीसरा बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए थे? पारिस्थितिकीय उत्पादकता पे चले गए थे। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि सकल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है। उसके बाद हम लोग निवल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है, तो उसके एक छोटे से फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाल लिया था। दूसरा हम लोग कि प्राथमिक उत्पादक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोगों ने दो प्रकारों में बांट लिया था कि एक प्रकाश पोषित होता है और दूसरा क्या होता है? रासायन पोषित होता है। फिर हम लोग चले गए थे कि जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है उसको किस किस कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो उसका 7-8 पॉइंट हम लोगों ने लिखा था। और फिर विश्व में जो पारिस्थितिकी उत्पादकता का वितरण है तो उसमें हम लोगों ने तीन बड़े पॉइंट के सहारे कि उच्च उत्पादकता का क्षेत्र कौन है, मध्यम उत्पादकता का क्षेत्र कौन है और निम्न उत्पादकता का क्षेत्र कौन है, उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट आए हैं, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चले गए थे पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि अनुक्रमण का अर्थ होता क्या है। उसके बाद हम लोग चले गए कि उसमें एक डायग्राम भी है, तो अनुक्रमण को हम लोगों ने प्रकारों में रखा। तो उसमें एक हमने देखा कि जो स्टेज होता है उसके आधार पर, और दूसरा क्या है? क्षेत्र के आधार पर, अवस्था के आधार पर अनुक्रमण को हम लोगों ने दो प्रकारों में रखा था। एक उसमें क्या था? प्राथमिक अनुक्रमण, और दूसरा क्या है? द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण का क्षेत्र कौन सा होगा वो 4-5 पॉइंट ध्यान में रखना है, और सेकेंडरी सक्सेशन का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एरिया के हिसाब से गए थे, तो एक टेरेस्ट्रियल इक्वेशन था और दूसरा क्या था? जलीय। तो जो स्थलीय अनुक्रमण होता है उसमें क्या होगा उसका एक नीचे में क्या पूरी फॉर्मेटिंग है, और जो जलीय अनुक्रमण होगा वो कैसे होगा उसका भी उसमें नीचे में क्या है? एक फॉर्मेटिंग है। उसके बाद हम लोग चले गए थे जैव भू रसायन चक्र पर। तो उसमें हम लोगों ने सबसे समझा पहले कि जैव भू रसायन चक्र का अर्थ क्या होता है, तो उसमें 4-5 पॉइंट है। और फिर हमने देखा कि प्रत्येक चक्र में 3 स्टेजेज होगा। एक क्या होगा जिसको हम लोग कहेंगे, यानी कि सबसे पहले उसमें क्या होगा? नहीं, न्यूडेशन तो अनुक्रमण में ही है। अब हम लोग चक्र में आ गए हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? रिटेंशन होगा, यानी कि परिग्रहण है। दूसरा क्या है? संग्रहण है, और फिर क्या है? विमुक्ति है। ये 3 चरण है। और इन चक्रों को हम लोगों ने क्या किया था? 2 कैटेगरी में रखा था कि कुछ चक्र ऐसे हैं जिन्हें हम गैसीय चक्र कह सकते हैं, और 2 चक्र ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? अवसादीय चक्र। तो गैसीय चक्रों में हम लोगों ने 4 चक्र को रखा था। उसमें कौन कौन सा था? एक जल चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है और ऑक्सीजन चक्र है। और दूसरा जो अवसादी चक्र है उसमें फास्फोरस और सल्फर चक्र है। उसमें हम लोगों ने कल एक चक्र का जिक्र किया था कि जल चक्र कैसे काम करता है, उसका डायग्राम और उसकी प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग जो बचे हुए चक्र हैं उस पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो शेष बचा हुआ है।
और पारिस्थितिक तंत्र में एक जब हमने टॉपिक का फॉर्मेटिंग किया था तो उसमें एक अन्य करके हमने लिखा था, आपको दिखा होगा। तो उसमें आज कुछ हम पारिभाषिक शब्द सब पर चर्चा कर लेंगे, जैसे पारिस्थितिकी ये निकेत क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म सब आते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने बताया ही है कि आज हर एक चक्र पर चर्चा होगी, तो फिर एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। अभी जस्ट कहा ना कि बचे हुए चक्र पर पहले क्लास होगी, उसके बाद हम अब शादी चक्र की शुरुआत होगी चट्टान से, मिट्टी से होगी। तो जाहिर सी बात है कि गैसीय चक्र के तुलना में इसका फंक्शन कुछ अलग तरीके से होगा, तो हम उस पर जब चलेंगे तो चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। अभी जो जिस चक्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कार्बन चक्र है या नाइट्रोजन, देखिए आपके एग्जाम के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चक्र हैं, जो कार्बन चक्र है और फिर नाइट्रोजन चक्र है। 2022 में भी नाइट्रोजन चक्र पर प्रश्न आया था और कार्बन चक्र पर पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं। तो हम इन चीजों को कहानी की तरह नहीं लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि चक्र में जैसे है तो गैसीय चक्र है, तो किन किन स्रोतों से उनका आगमन होगा गैस का, और किस प्रकार वो खर्च होगा, यूज होगा, हमें ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो आप नीचे में हेडिंग लिखिए कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, और जो डायग्राम हम बनाते हैं आप भी उसको बनाएंगे और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। महासागरीय सिंक, मृदा द्वारा आत्मसातीकरण, प्राणी श्वसन, वनस्पति श्वसन, वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जैविक अपघटन, जीवाश्म ईंधन,
जीवाश्म ईंधन के दहन से ज्वालामुखी विस्फोट से बन गया है। बढ़ाएं चर्चा को आगे। हट जाऊं? तो आप बना रहे हैं तो हम आपको इसके बारे में बता भी रहे हैं। जैसे हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि हमें प्रत्येक चक्र में ये देखना होता है, अगर गैसीय चक्र है या वो अवसादी ही चक्र क्यों ना हो, तो जो चक्र चल रहा है उसमें गैस या खनिज तत्व किन किन स्रोतों से आ रहा है। तो इसमें अब हमें दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वायुमंडल में, और जो वायुमंडलीय कार्बन है वो दूसरे तरीके से यूज भी किए जा रहे हैं। तो कार्बन चक्र में कार्बन का जो आगमन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो एक जब प्राकृतिक रूप में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो आप पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों में कई सारे गैस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो प्राकृतिक रूप में वोल्केनिक इरप्शन से ये वायुमंडल में आता है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी कोयले का दहन हो, इसमें बहुत सारी चीजें आप शामिल कर सकते हैं, कोयले का दहन हो, लकड़ी का दहन हो, अलाव का दहन हो, जो भी फॉसिल्स हैं उनके दहन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज होता है। तो फॉसिल्स के बर्न होने से क्या होगा, अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो वो भी क्या करेगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा। और फॉरेस्ट फायर होने का अर्थ है कि वो भी एक फॉसिल का ही क्या है, दहन है। तो दूसरा स्रोत क्या हो गया, वो वनस्पति जो श्वसन कार्य करते हैं, उस श्वसन के दौरान, रेसिपिरेशन के दौरान वो क्या करते हैं, कार्बन मुक्त करते हैं। तो वनस्पति के श्वसन से क्या होगा, ये वायुमंडल में आएगा। और जो प्राणी श्वसन करते हैं, यानी हम आप श्वसन करते हैं, जीव जंतु श्वसन करते हैं, तो हमने इसलिए इसमें एक ही लाइन लिख दिया है प्राणी श्वसन। तो इसका इसमें कि जंतु भी शामिल है, हम आप भी शामिल है। तो इस रेसिपिरेशन के कार्यों से क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन आता है। ये कार्बन के आने के क्या हो गए, स्रोत हो गए। अब ये जो डिफरेंट स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन आ रहे हैं, ये खर्च कैसे हो रहा है, तो एक हो रहा है वही वनस्पति जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करेंगे दिन के समय, तो वो वायुमंडलीय कार्बन क्या करते हैं, यूज करते हैं।
दूसरा यहाँ पर मृदा आत्मसातीकरण लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि जो मृदाएं होती है या वनस्पति की तने या जड़ें होती है उसमें जैविक कार्बन का भंडार होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि पिटलैंड के बारे में। जो पिटलैंड होते हैं ऐसे दशा वाले या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की वनस्पति अर्ध अपघटित अवस्था में होती है, पूरी तरीके से वो विघटित नहीं हुए होते हैं। उन क्षेत्रों में हमें भूमि के अंदर कार्बन बड़ी मात्रा में संचित मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से जैविक कार्बन कहेंगे, जो हमें मृदाओं में प्राप्त होते हैं। और तीसरा जो ये वायुमंडलीय कार्बन सबसे बड़े तौर पर खर्च होता है वो महासागरीय सिंक की प्रक्रिया में। महासागरीय सिंक का यहाँ पर अर्थ है कि महासागर में जो प्रकाश संश्लेषी जीव है, कौन सा है प्रकाश संश्लेषी जीव, तो फाइटोप्लैंक्टन है, शैवाल है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेगा, वायुमंडलीय कार्बन को महासागर में ले जाते हैं। तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं महासागरीय कार्बन सिंक कहते हैं। हालांकि ये जो महासागरीय कार्बन सिंक होता है इसका एक प्रभाव आएगा जब आगे हम किसी टॉपिक में चलेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि जब इस कार्बन सिंक की प्रक्रिया में वायुमंडल का CO2 महासागर में प्रवेश करता है और ये जल से अभिक्रिया करता है, तो ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और इस कार्बोनिक अम्ल के बनने के कारण क्या हो रहा है कि सागरीय जल का जो है एसिडिफिकेशन हो रहा है, जिसको हम लोग सागर का क्या कहते हैं, अम्लीकरण कहते हैं। ये कॉज बन जाता है सागर के एसिडिफिकेशन का। और सागर के एसिडिफिकेशन का अर्थ होता है कि सागरीय जल का जो पीएच मान है उस पीएच मान का कम होना। हालांकि अभी भी सागरीय जल का पीएच मान 8 से ऊपर है, लेकिन इस एसिडिफिकेशन की प्रक्रिया में क्या हो रही है कि सागरीय जल का पीएच मान कम होता है। तो इसका अर्थ है कि अगर कार्बन चक्र असंतुलित हो जाए या बहुत तेज भी हो जाए, दोनों ही दशाओं में हानिकारक है। क्योंकि अगर कार्बन चक्र में व्यवधान आता है, वो रुकता है, तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ने का अर्थ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन अगर कार्बन चक्र तेज हो जाता है तो इस तेज होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जैविक कार्बन पंपिंग कहते हैं। और जैविक कार्बन पंपिंग बढ़ने का अर्थ है कि महासागर में कार्बन अधिक जाएगा, सागर का मोर एसिडिफिकेशन होगा। और जो सागर का एसिडिफिकेशन है ये ऐसे जीवों के लिए हानिकारक है जिनके वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का बनना जरूरी है। या आप ये कह सकते हैं ऐसे जीवों के लिए हानिकारक हो जाएगा जो कैल्सिफाइंग करने वाले जीव हैं। जैसे आप कहेंगे मोलस्क है, प्रवाल होता है, समुद्री ऑर्चिन होता है, इस तरीके कई सारे जीव होते हैं जिनके लिए प्रक्रियाएं क्या होती है, हानिकारक होता है। तो अभी हम एसिडिफिकेशन पर नहीं जाएंगे, लेकिन केवल हमने आपको एक लिंक दे दिया है कि यहाँ से एक प्रक्रिया आगे होगी। तो प्रश्न जो यहाँ से पूछा हुआ है सिविल सेवा में, आप देखेंगे कि यही पूछा हुआ है कि कार्बन चक्र में कार्बन का स्रोत क्या है, किन किन स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन आते हैं। तो एक स्रोत क्या हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट से। दूसरा क्या हो गया, जीवाश्म के दहन से, चाहे जिस तरीके से हो, फॉरेस्ट फायर हो, हमारे आपके तरीके से जीवाश्म का दहन हो, उससे होगा। वनस्पति जब रेसिपरेशन के काम करेंगे तो उससे होगा। हम आप जब और जंतु श्वसन करेंगे तो उससे आएगा। अब इन स्रोतों से जो वायुमंडल में कार्बन गया है उसको यूज कौन करेगा, खर्च कौन करेगा, तो जो टेरेस्ट्रियल वनस्पति है वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसे यूज करेंगे, मृदा में ये जाएगा। और सबसे बड़ा जो कार्बन सिंक है वो कौन सा है, महासागर है, जहां प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, वो प्रवेश करता है। तो अब इसमें कुछ लिखाने की जरूरत तो नहीं है, सब डायग्राम पर है ना। तो नीचे में आप लिखिए एक नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। जैविक नाइट्रोजन है, यहाँ पर अमोनिया है, और यहाँ पर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट है।
इसमें ये जो प्रक्रियाएं हैं इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रक्रियाएं हैं इसको हम लोग कहते हैं अमोनियाकरण, अमोनियाकरण। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। यहाँ पर होगा विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। हट जाए बनाइए। बन गए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिए, इसमें क्या क्या प्रोसेस है और कैसे ये होगा। तो नाइट्रोजन चक्र जो है एक गैसीय चक्र है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी तो हमने ये प्रोसेस लिखा है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना है कि नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल में नाइट्रोजन किन किन स्रोतों से आएगा। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है वो एक किसके माध्यम से होता है, तो जब कुछ ज्वालामुखी उद्गार की क्रियाएं होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वायुमंडल में आता है। तो एक इससे होगा प्राकृतिक रूप में। दूसरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विनाइट्रीकरण की प्रक्रियाएं, इस विनाइट्रीकरण की प्रक्रियाओं से वायुमंडल में आएगा। तीसरा ये आता है कि हम जो नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे आता है। और बायोमास का जब जैविक अपघटन होता है तो जैविक अपघटन की प्रक्रिया से भी वायुमंडल में नाइट्रोजन आता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई? प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी विस्फोट से। दूसरा किससे? यहाँ पर डायग्राम है, जब विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होगी तो उससे आएगा। तीसरा आपको क्या बताया कि जो नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उससे। और चौथा ये किससे होगा? तो जो जैविक पदार्थों का या जैविक चीजों का विघटन होता है उसके माध्यम से ये वायुमंडल में आता है। अब ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन आता है तो पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं करते, वो कार्बनिक नाइट्रोजन यूज करते हैं, या हम उसे जैविक नाइट्रोजन कहेंगे। इसका अर्थ है कि वनस्पति में नाइट्रोजन जाएगा और वनस्पति उत्पादक है तो वहां से फिर वो कहाँ जाएगा? उपभोक्ता में जाएगा, हमारे आपके शरीर में आएगा कार्बनिक या जैविक नाइट्रोजन के रूप में। तो हमारे आपके शरीर में कार्बनिक या जैविक नाइट्रोजन के रूप में आने के लिए जरूरी है कि वो पहले वनस्पति में जाए, और वनस्पति वायुमंडल का डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं करते, वनस्पति उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पहले क्या आना होगा? मृदा में आना होगा, और मृदा में आने के बाद कुछ प्रक्रियाओं से होगा, उसके बाद जो है सो वो क्या होगा? वनस्पति के लिए उपलब्ध होगा। तो ध्यान से आप देखिए कि ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो हमने आपको स्रोत बताया है उसका क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में कुछ सूक्ष्म जीवियों के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा जो है सो उसे मिट्टी में लाए जाते हैं। जब इनके द्वारा ये मृदा में लाए जाते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हालांकि कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्राकृतिक रूपों से भी होता है कि जब विद्युत विसर्जन की घटनाएं होती है या वर्षा के समय लाइटनिंग की क्रियाएं होती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के या नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में वो मिट्टी में आता है। तो दो रूपों में आपको समझना है, एक
कुछ जीवाणु ये काम करेंगे, कुछ ये सूक्ष्मजीवी काम करते हैं, और कुछ जो होगा वो कहाँ से होगा, प्राकृतिक रूप में जब लाइटनिंग की घटनाएं होती है उसके समय भी होता है। तो अब ये जीवाणु कौन है ये आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए। इसमें जैसे एक होता है राइजोबियम होता है, एजेटोबैक्टर होता है, कोलास्ट्रीडियम होता है, इस नॉस्टॉक अलग है, अभी उस पर जाएंगे। ये सूक्ष्म जीवी हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी में जो धान के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं उसमें नॉस्टॉक है, एनाबिना है, आलोसीरा है, रिबुलेरिया है, ये सारे जो है सो क्या करते हैं, हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन, जैसे पिछले बार जो प्रश्न आया था वो यही था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु होते हैं वो किस प्रकार के पादप के जड़ों में पाए जाते हैं, ये प्रश्न पिछले बार का था। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है कि वो सूक्ष्म जीवाणु कौन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वह ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और तीसरा कि वह पादप कौन है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो एक पादप तो आप सभी जानते होंगे जिसको लेग्यूमिनस कुल का पादप या हम उसे फलीदार पादप कहते हैं, फलीदार पादप की जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा ये कैजुराना का एक पादप होता है उसमें पाया जाता है, एलनस का पादप होता है उसमें पाया जाता है, कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है या ट्रॉपिकल ग्रास होता है उसमें भी इस तरीके के कुछ जो जीवाणु होते हैं पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इन प्रक्रियाओं से जब ये मिट्टी में आ जाता है नाइट्रोजन, तो अब हम इसे क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। इस जैविक नाइट्रोजन का क्या होगा, अमोनिया में रूपांतरण होगा। तो जैविक नाइट्रोजन का जो अमोनिया में रूपांतरण होगा उस विधि को हम लोग कहते हैं अमोनियाकरण कहते हैं, और यह भी कुछ जीवाणु के द्वारा ही किया जाएगा। कुछ मृदा में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होंगे जो जैविक नाइट्रोजन को किस में बदलेंगे, अमोनिया में बदलेंगे। जब ये अमोनिया में आएगा तो अमोनिया भी क्या होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इसको यूज करने के बाद मृदा में छोड़ देते हैं। तो अमोनिया फिर क्या होगा, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया से जाएगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होगी जिससे अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ये भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा ही किए जाएंगे जो मृदा में पाए जाते हैं। अब जब ये अमोनिया नाइट्रीकरण की प्रक्रिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट में आ गया है तो अब ये वनस्पति के लिए उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि यहां से होते हुए इस स्टेज में जब ये आएगा तो ये किसके लिए उपलब्ध है, पादप के लिए उपलब्ध है, वनस्पति के लिए यहां से उपलब्ध है, वनस्पति के लिए। अब वनस्पति के लिए यहां से उपलब्ध है तो इसका अर्थ यह है, यहां से 2 सेगमेंट आप समझिए। एक तो है कि इस नाइट्रेट को यानी NO2 और NO3 को वायु ये मिट्टी से लेंगे, कौन लेंगे, पादप लेंगे। तो पादप में जब ये जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मिट्टी से भी कई खनिज यूज करते हैं उसमें ये जाएगा, और जब पादप में आ गया है तो इसका अर्थ है कि वो आहार श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। तो पादप चूंकि उत्पादक है उसके शरीर में गया है, अब उसके शरीर से जो उसको ग्रहण करेगा तो वो डिफरेंट श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटकों में जाएगा, और फिर ये चक्र यहीं पर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि जब इस ये जो उत्पादक है यानी वनस्पति और उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी तो उनके बायोमास में जो कार्बनिक नाइट्रोजन होगा या जैविक नाइट्रोजन होगा उसको सूक्ष्मजीवियों के द्वारा, कवक और जीवाणुओं के द्वारा डिकम्पोज करके फिर से क्या किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसी नाइट्रेट और नाइट्राइट को कुछ विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। विनाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में स्थित नाइट्रोजन और नाइट्रेट क्या होगा, फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर वायुमंडल में आ जाएगा। तो ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से वायुमंडल में लाने वाले होते हैं वो भी कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसका अर्थ है कि इस पूरे चक्र को क्रियान्वित करने में सूक्ष्म जीवाणुओं और ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। क्लियर है? तो नीचे में आप पहले इसमें लिखिए कि चक्र में नाइट्रोजन का आगमन, चक्र में नाइट्रोजन का आगमन यानी कहां कहां से होता है, चक्र में नाइट्रोजन का आगमन नाइट्रोजन का आगमन पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, देखिए प्राकृतिक रूप से
प्राकृतिक रूप में ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। दूसरा पॉइंट, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से। तीसरा, नाइट्रोजनी उर्वरकों के प्रयोग से, नाइट्रोजनी उर्वरकों के प्रयोग से, नाइट्रोजनी उर्वरकों के प्रयोग से। चौथा, जैविक पदार्थों के अपघटन से, जैविक पदार्थों के अपघटन से, जैविक पदार्थों के अपघटन से। नीचे में एक हेडिंग लिखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन कुछ, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं और बीजीए, बीजीए का क्या अर्थ हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे, और बीजीए के द्वारा, बीजीए के द्वारा मृदा में लाए जाते हैं, बीजीए के द्वारा ब्लू ग्रीन एल्गे, पूरा हिंदी नाम हो जाएगा नील हरित शैवाल, के द्वारा मृदा में लाए जाते हैं, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे नीचे में या बीच पेज में आप लिखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसको 3 सेगमेंट में बांट लेंगे। एक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, दूसरे तरफ हो जाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गे यानी नील हरित शैवाल, और तीसरा हो जाएगा पादप, जिसमें ये गुण पाया जाता है, यानी या तो जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो जीवाणु में आप लिखें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम। दूसरा एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। तीसरा कोलास्ट्रीडियम, 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 कोलास्ट्रीडियम लिख लिए हैं। फिर लिखिए फ्रेंकिया, फ्रेंकिया, फ्रेंकिया। ब्लू ग्रीन एल्गी की तरफ लिखेंगे एनाबीना, एनाबीना। नॉस्टॉक, रिबुलेरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक, रिबुलेरिया लिख लिए हैं। फिर लिखिए आइलोसीरा या आलोसीरा, आलोसीरा, आलोसीरा याद रहेगा, आलोसीरा। लिख लिए हैं। एक और लिखिए ग्लायोट्राइकिया, ट्राइकिया,
ग्लायोट्रैकिया। पादप में लिखेंगे फलीदार यानी कि लेग्यूमिनस, कैजुरैना, एलनस, एलनस, एजोला, साइकाइड, एजोला, साइकाइड, एजोला, साइकाइड, सियारियल, सियारियल, और कुछ उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास। ये आपको याद रखने होंगे, एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। सियारियल, सियारियल, फलीदार, कैजुराइना, एलनस, एजोला, साइकाइड, सियारियल और उष्णकटिबंधीय कुछ घासों में इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। एक चीज और आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कोलास्ट्रीडियम और एक आप पढ़ते होंगे कोलास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। दोनों में अंतर है, बायोलॉजिकल कंपोजिशन दोनों का अलग होता है। जब कोलास्ट्रीडियम बोटुलिज्म होगा तो ये एक अफ्लाटॉक्सिन हो जाता है जो विषाक्तन उत्पन्न करता है। जैसे भोजन में जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसके कारण होता है? इसी कोलास्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण। तो अगर कोलास्ट्रीडियम बोटुलिज्म है तो वो सूक्ष्म जीवाणु नहीं है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। केवल कोलास्ट्रीडियम है तो वो है जो सूक्ष्म जीवाणु जो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। अगला स्टेज, अब इस चक्र में देखो आप कहां से लिख लिया है ना इसको। इस चक्र में कहां से हम लोग गए थे कि चक्र में कहां से आगमन हुआ था ना। सेकेंड स्टेज था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रियाएं कैसे होती है, तो उसमें कौन कौन भाग लेता है वो हम लोगों ने देख लिया है। अगला स्टेज है इसमें अमोनियाकरण, है ना। तो लिखेंगे अमोनियाकरण, अमोनियाकरण अभी आएगा, एन अमोनियाकरण। अमोनियाकरण। तो अब आप बताइए कि ये जो होगा, जैसे आप कह रहे थे, अब यहां से सीखिए। अब ये जो परिस्थितियां होंगी ये सब अनऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, क्योंकि मिट्टी में ये चला गया है ना। अब यहाँ से जो भी प्रक्रियाएं होगी सब एनरोबिक कंडीशन में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिखिए अमोनियाकरण में पहला पॉइंट लिखिए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से, नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से एजेटोबैक्टर और आर्किया द्वारा, एजेटोबैक्टर और आर्किया द्वारा, एजेटोबैक्टर और आर्किया द्वारा जैविक नाइट्रोजन को, एजेटोबैक्टर और आर्किया द्वारा जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है, अमोनिया में बदला जाता है। फिर तीसरा स्टेज क्या है इसमें? तो अमोनिया में बदलने वाला जीवाणु कौन हो गया?
एजेटोबैक्टर और दूसरा कौन है, आर्किया है। तो अमोनियाकरण होने के बाद अगला स्टेज कौन है, नाइट्रीकरण। लिखेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। लिखेंगे इसमें लिखिए जैविक अमोनिया का, जैविक अमोनिया का, जैविक अमोनिया का नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में, नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर द्वारा, और नाइट्रोबैक्टर द्वारा, और नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है, और नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है, जो बदला जाता है, जो पादप के लिए उपलब्ध होता है, जो पादप के लिए उपलब्ध होता है, पादप के लिए उपलब्ध होता है। इसमें एक दो पॉइंट और लिखेंगे। लिखिए यही नाइट्रेट पादप के द्वारा, यही नाइट्रेट पादप के द्वारा, यही नाइट्रेट पादप के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यही नाइट्रेट पादप के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो आहार श्रृंखला में प्रवेश कर, जो आहार श्रृंखला में प्रवेश कर, आहार श्रृंखला में प्रवेश कर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? एक प्रोसेस और बचा हुआ है, क्या है? देखिए विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। लेकिन वह प्रक्रिया जिसमें, विनाइट्रीकरण में वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के नाइट्रेट पुनः, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के नाइट्रेट पुनः पुनः नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में ला दिए जाते हैं, नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में ला दिए जाते हैं, वायुमंडल में ला दिए जाते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के नाइट्रेट पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में ला दिए जाते हैं, उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं, उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं, विनाइट्रीकरण कहते हैं। यह कार्य, विनाइट्रीकरण कहते हैं, यह कार्य थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस स्यूडोमोनास जैसे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, थायोबैसिलस स्यूडोमोनास जैसे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा सा जटिल है, हम एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, संक्षिप्त में रिपीट कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन चक्र में 4 स्टेज है। पहले आपको ये ध्यान में रखना है। पहला स्टेज क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? जैविक नाइट्रोजन में आना। तो पहला स्टेज क्या है इसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा स्टेज क्या है? अमोनियाकरण। तीसरा स्टेज क्या है? नाइट्रीकरण। और चौथा स्टेज क्या है? विनाइट्रीकरण। तो ये तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि 4 स्टेजेस हैं। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए कि गए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन किन किन स्रोतों से आता है, हमें ये ध्यान में रखना है। अब इन स्रोतों से ये जो नाइट्रोजन आया है ये क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन चक्र का पहला स्टेज है, वहां से शुरू होगा और वो क्या होगा? मिट्टी में लाया जाएगा। तो ये कार्य कुछ जीवाणु के द्वारा किए जाते हैं जिसका नाम हमने लिखा है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा किए जाते हैं जिसका हमने नाम लिखा है, और ये जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी जिस पादप में पाए जाते हैं उसका भी नाम है। कुछ एक लाइन में ये भी याद रखना है कि जब नेचुरली लाइटनिंग की घटनाएं होती है तो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है। अब ये जो नाइट्रोजन मिट्टी में आया है, नाइट्रोजन स्त्री जो जैविक नाइट्रोजन के रूप में है, ये क्या होगा? अमोनिया में पहले जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अमोनियाकरण। और ये अब जो भी यहाँ से यहाँ तक दशाएं होंगी सभी एनरोबिक कंडीशन में हो गए, क्योंकि मिट्टी के नीचे है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो एनरोबिक कंडीशन में अमोनियाकरण। तो अमोनियाकरण क्या है? नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से आर्किया जैसे जीवों के द्वारा किया जाता है, वहां से। तीसरा स्टेज क्या है? नाइट्रीकरण का। तो नाइट्रीकरण में हमने देखा है कि बेसिकली क्या है कि इसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट में और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें आपको 2 जीवाणु का नाम याद में रखना होगा। और उसके बाद ये क्या होता है कि जब नाइट्रेट में आ जाता है तो ये मृदा से अब पादप के लिए क्या है? उपलब्ध है। तो ये पादप क्या करेंगे? जब फोटोसिंथेसिस का वर्क करेंगे तो उसको मिट्टी से अपटेक करेंगे और वो उनके शरीर में आएगा। और जाहिर सी बात है कि वो पादप अब जो भी खाएगा उपभोक्ता, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, जो भी ट्रॉपिक लेवल है, उसके शरीर में ये ऊपर की ओर जाना शुरू होगा। और जब प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता और उत्पादक की मृत्यु होगी तो उनके बायोमास में जो भी जैविक नाइट्रोजन रहेगा उससे जीवाणु और कवक कुछ आहार ग्रहण करके फिर उसको मिट्टी में क्या करेंगे? ला देंगे। और तीसरा यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि यहीं से एक प्रोसेस है लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण कहते हैं। यानी ये वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीवाणुओं के द्वारा मृदा के नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन के आणविक जो रूप होते हैं गैसीय स्टेज के, उसमें वायुमंडल में ला दिया जाता है। तो ये कौन करते हैं? स्यूडोमोनास कर रहे हैं। दूसरा कौन कर रहे हैं? थायोबैसिलस कर रहे हैं। तो बहुत सरल है, टिपिकल नहीं है। क्लियर है? नीचे में लिखेंगे ऑक्सीजन चक्र। हाँ जी, बताइए। क्या होता है? हाँ, खनन प्रक्रिया से जब नाइट्रोजन रिलीज होगा तो वो तो मानव जनित है, ठीक ना? तो आप उसको एक अलग पॉइंट में लिख सकते हैं कि खनन से भी जो नाइट्रोजन आएगा गैस, उसमें तो जो आगमन का स्रोत है ना, उसमें आप उसे इनपुट कर सकते हैं। अब नील, एक प्रश्न है कि नील हरित शैवाल क्या है? नॉर्मली शैवाल जो होते हैं ना, आप ये समझिए कि एक ऐसे पादप होते हैं जिनमें वास्तविक तना, पत्ती और जड़ नहीं पाया जाता। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या बताया हमने? कि जैसे नॉर्मली पादप में होता है कि रूट्स भी होगा, स्टेम भी होगा और लीफ भी होगा, बट शैवाल एक ऐसे पादप हैं जिनमें वास्तविक तना, पत्ती और जड़ नहीं पाया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना माइक्रोस्कोपिक होगा। लेकिन ये दलहन धान के पौधों के साथ पाए जाते हैं, उनकी जड़ों में, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन चक्र। अब आप लोग बताइए, ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन किन किन स्रोतों से आएगा और खर्च कैसे होता है? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। किस किस क्रिया से आएगा? चक्र में ऑक्सीजन का आगमन। तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखिएगा। और दूसरा हो जाएगा
ऑक्सीजन का खर्च, ऑक्सीजन का उपयोग या खर्च कैसे होता है ये। तो किस किस माध्यम से वायुमंडल में आता है ये बताइए। तो अभी अगर हम इसमें आगमन को लें तो क्या होगा, एक पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। दूसरा क्या हो सकता है, इसको हम मान लेते हैं सागर, सागरीय जीवों के प्रकाश संश्लेषण से। सागरीय जीवों के प्रकाश संश्लेषण से। कुछ ये वोल्केनिक इरप्शन से भी आता है, बहुत अल्प मात्रा में, ज्वालामुखी उद्गार से। इसको खनिज मान लेंगे, ऑक्साइड खनिज, और ऑक्साइड खनिजों के न्यूनीकरण से, ऑक्साइड खनिजों के न्यूनीकरण से। और इसको मान लेंगे चट्टान, रॉक, चट्टानों के अपक्षय से। आप क्रस्ट का कंपोजिशन पढ़े हैं ना, तो क्रस्ट के कंपोजिशन में सर्वाधिक योगदान किसका है, ऑक्सीजन का है ना। तो चट्टानों के अपक्षय से। ये खर्च कैसे होगा, तो सागरीय जीवों के श्वसन से। सागरीय जीवों के श्वसन से। दूसरा, सागरीय जीवों के श्वसन। दूसरा, जीव जंतु के किससे होगा, श्वसन से। दहन में, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना, दहन कार्य में खनिजों के ऑक्सीकरण में, खनिजों के ऑक्सीकरण में। पादपीय श्वसन में खर्च होगा या नहीं होगा, होगा ना। रात को जब पादप श्वसन करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक ना, श्वसन कार्य। तो ये इसको संक्षिप्त में याद रखना है इसी तरीके से। एक है, एक तरफ जो चक्र में ऑक्सीजन के आने का तरीका है, यह हम सब बता देते हैं फिर से। एक है पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। दूसरा है अल्प मात्रा में कुछ ज्वालामुखी उद्गार से। तीसरा ऑक्साइड खनिजों के न्यूनीकरण से, या आप इसको ये समझ सकते हैं उत्खनन से या एक माइनिंग से। और चट्टानों का जब वेदरिंग होता है तो उससे भी ये कुछ बाहर आते हैं। और फिर जो सागरीय जीव जंतु हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण से भी क्या होगा, ये वायुमंडल में आएगा।
खर्च होगा तो एक होगा जो सागरीय जीव जंतु हैं उनके द्वारा जो श्वसन कार्य किया जाएगा उससे ये खर्च होगा। दूसरा जो प्राणी श्वसन होता है जिसमें हम आप जंतु पादप सबको ले लेंगे प्राणी श्वसन के माध्यम से। दहन के लिए अनिवार्य गैस है, जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई नहीं तब तक दहन का कार्य होगा नहीं। और खनिज का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ये यूज होता है या खर्च होता है। फास्फोरस चक्र सब भी बताना होगा क्या कि कर सकते हैं अपने से? हम्म, बन गया है ना ये डायग्राम? किसमें? हाँ तो हमने कहा ना पेड़ पौधे के जो जीव जंतु या प्राणी श्वसन है उसमें वनस्पति भी आ जाएंगे। तो लिखिए आप अवसादी चक्र और उसमें पहला लिखिए सल्फर चक्र। इस दोनों चक्र को आप समझेंगे कैसे वो आप थोड़ा सा ध्यान समझिए। सल्फर चक्र हो या फास्फोरस चक्र हो, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये खनिज चक्र है, ये ध्यान, ये गैसीय चक्र नहीं है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है। और अगर ये खनिज चक्र है, गैसीय चक्र नहीं है, तो इसका अर्थ है कि इसकी शुरुआत वायुमंडल से नहीं होगी, इसकी शुरुआत चट्टान से, मिट्टी से, मृदा से होगी। तो अगर चट्टान, मिट्टी से या मृदा से इस चक्र की शुरुआत होगी तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि फास्फोरस मिट्टी में किन किन स्रोतों से जाएगा। और हम आप डायरेक्ट फास्फोरस तो यूज नहीं करते हैं, हमारे शरीर में कैसे आएगा, वनस्पति के माध्यम से आएगा। इसका दूसरा पार्ट हमें ये देखना है कि जो डिफरेंट स्रोतों से फास्फोरस या सल्फर मृदा में आएगा उसे वनस्पति किस तरीके से यूज करेंगे। और जब वो वनस्पति यूज करेंगे, अपटेक करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के माध्यम से, तो फिर वो क्या होगा, हमारे शरीर में आएगा। क्योंकि ट्रॉपिक लेवल हम लोग जानते हैं तो प्रथम पोषण स्तर पर क्या है, वनस्पति है, और उसके बाद वो शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी के जीव में प्रवेश करेगा। तो सल्फर जिन स्रोतों से आता है, सबसे पहला क्या होगा कि जो ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है उससे भी थोड़ा बहुत सल्फर, आप पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, लेकिन इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसें अल्प मात्रा में, हाइड्रोजन सल्फाइड, सारी गैसें निकलती है। तो ये है सबसे मुख्य रूप से जो सल्फर का आगमन होता है वो चट्टानों के वेदरिंग से होता है। जब चट्टानों का, धरातलीय चट्टानों का अपक्षय होता है तो उसके घुलनशील सल्फर जो होते हैं वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिलेंगे, या वर्षा जल के माध्यम से या जल अपवाहित होकर वो सल्फर के खनिज महासागरों में भी या जलीय स्रोत में भी जाएंगे। तो पहला जो इसका स्रोत हो जाएगा वो क्या हमें ध्यान रखना है, मूल रूप से चट्टानों के अपक्षय से आएगा। दूसरा जैसे बताया कुछ ज्वालामुखी विस्फोट से आएगा। तीसरा जो हम सल्फेटी उर्वरक यूज करते हैं ना खेतों में, या फॉस्फोरिक उर्वरक यूज करते हैं, यदि आपने खेती किया होगा तो सल्फेट उर्वरक भी हम लोग यूज करते हैं और फास्फोरस भी यूज करते हैं। तो फास्फोरस चक्र में जब आप फॉस्फेटी उर्वरक यूज करेंगे तो होगा, और सल्फर चक्र में जब आप सल्फेटी उर्वरक यूज करेंगे तो क्या होगा, वो मृदा में जाएगा। कुछ ये जीवाश्म ईंधन के दहन से भी सल्फर आता है वायुमंडल में, और कुछ ये जैविक पदार्थों के जो अपघटन होते हैं उससे भी कुछ मात्रा में आएगा। मूल इसका जो स्रोत होगा वो क्या है, जो चट्टानों का वेदरिंग होता है उससे होगा, और जो हम फॉस्फेटी उर्वरक या सल्फेटी उर्वरक यूज करते हैं उससे आएगा। जाहिर सी बात है कि ये चाहे फास्फोरस हो या सल्फर हो,
वनस्पति के द्वारा डायरेक्ट इसे ना तो फास्फोरस के रूप में लिया जाएगा और ना ही इसे सल्फर के रूप में लिया जाएगा। वनस्पति इस सल्फर को सल्फेट आयन के रूप में लेते हैं, यानी SO4, ऊपर में आप इसको माइनस लगाते हैं, तो वनस्पति इसे किसके रूप में लेंगे? सल्फेट आयन के रूप में लेंगे। और जाहिर सी बात है कि सल्फर से, यानी कि सल्फर को सल्फर आयन में जाना है तभी वो वनस्पति यूज करेगी। तो इस सल्फर को सल्फर आयन में ले जाने वाला फिर कोई सूक्ष्म जीवी होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है कि वो सूक्ष्म जीवी कौन है जो सल्फर को सल्फेट आयन में कन्वर्ट करेगा। और ठीक उसी तरीके से जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस भी डायरेक्ट लेते नहीं, वो बेसिकली फॉस्फेट के रूप में या घुलनशील फास्फोरस के रूप में लेंगे, तो उसका भी कन्वर्जन होगा किसी जीवाणु के द्वारा। इस पूरे चक्र में वही दो मूल पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सल्फर को सल्फेट आयन में कौन कन्वर्ट करता है और फास्फोरस किस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब जब वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो मृदा से वनस्पति क्या कर सकती है? अपटेक करेगी। और जब वो वनस्पति में आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है या ट्रॉपिक लेवल में आ चुका है। और जो वनस्पति उसको अपटेक किया है उस वनस्पति को अब जो भी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, टर्शियरी उपभोक्ता खाएगा उसके शरीर में वो जाएगा। जब उत्पादक यानी वनस्पति और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी तो उनके शरीर में जो जैविक फास्फोरस है या जैविक सल्फेट है वो फिर से क्या होगा? वो जो जीवाणु है उसके द्वारा कुछ आहार के रूप में लिया जाएगा और बाकी को फिर से क्या किया जाएगा? सॉइल में लाकर चक्र में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सल्फर चक्र भी चलेंगे और इसी तरीके से क्या होगा? फास्फोरस चक्र भी चलेगा। तो नीचे में आप लिखिए सल्फर चक्र है ना, लिखिए चक्र में सल्फर का आगमन। चक्र में सल्फर का आगमन। चक्र में सल्फर का आगमन पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे चट्टानों के अपक्षय से, वेदरिंग ऑफ रॉक, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से। दूसरा ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से। तीसरा सल्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से, सल्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से। चौथा जैविक पदार्थों के अपघटन से, जैविक पदार्थों के अपघटन से। क्लियर है? नीचे में एक छोटा सा हेडिंग कर देंगे चक्र का संपादन, चक्र का संपादन। क्लियर है? लिखेंगे इसमें सल्फर में, लिखिए इन विभिन्न स्रोतों से, इन विभिन्न स्रोतों से आया हुआ सल्फर विभिन्न स्रोतों से आया हुआ सल्फर जब मृदा में आता है, जब मृदा में आता है तो वनस्पति उसे, तो वनस्पति उसे सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। तो वनस्पति उसे सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए वनस्पति से यह, वनस्पति से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है। वनस्पति से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के
वनस्पति से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है, और जब उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बायोमास में उपस्थित जैविक सल्फर को जीवाणुओं के द्वारा उनके बायोमास में उपस्थित जैविक सल्फर को जीवाणुओं के द्वारा मृदा में ला दिया जाता है। एक पॉइंट इसमें और लिखिए, सल्फर को सल्फेट आयन में बदलने का कार्य एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा के द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना है, न्यूरोस्पोरा के द्वारा किया जाता है। बदलने का कार्य एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो 4 लाइन उसको भी लिख ही देंगे। एक चक्र और बचा हुआ है ना, कौन सा है? फास्फोरस चक्र लिखेंगे, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र। उसी तरीके से पहला लिखेंगे, चक्र में फास्फोरस का आगमन। पहला लिखेंगे, चट्टानों के अपक्षय से दूसरा, फॉस्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से तीसरा, जैविक या कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से नीचे में लिखेंगे, चक्र का संपादन। लेकिन वनस्पति इसे मृदा से आर्थोफॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वनस्पति इसे मृदा से ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जो वनस्पति से अन्य उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है। तो बाकी आगे का लाइन तो आप समझ गए क्या होगा।
वनस्पति से अन्य उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है। एक लाइन और लेकिन फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट में पेंसिलियम, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट में पेंसिलियम, पेंसिलियम, दूसरा लिखेंगे फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, पेंसिलियम, फ्यूजेरियम जैसे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। पेंसिलियम, फ्यूजेरियम जैसे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। देखो आप जान गए हैं सब, आपको एग्जाम के लिए 2 चक्र मूल रूप से ध्यान में रखना है, एक नाइट्रोजन चक्र और दूसरा कार्बन चक्र। अब तक जो भी प्रश्न आए हुए हैं सिविल सेवा में इन्हीं दोनों चक्रों पर आए हुए हैं, क्योंकि अन्य चक्र जो है ना बहुत आसान है, नॉर्मल है कि ये ठीक है, यहाँ यहाँ ऐसे हो रहा है। जल चक्र पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जल से प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि विश्व में जो स्वच्छ जल का वितरण है वो किसकी मात्रा कितनी है, उस तरीके से पूछते हैं। तो जब आप आगे जल संसाधन में जाएंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि जो स्वच्छ जल पृथ्वी पर लगभग 2.5% है, वो किन किन रूपों में हमें कहाँ कहाँ किसका अनुपात कितना है वो मेन है जानना। लेकिन साइकिल आप समझ गए हैं कि किस तरीके से होगा, ये ध्यान में रखना है। कवक है ये, कवक लिख सकते, प्रोटोजोआ कवक लिख सकते हैं उसको। जहां पर हमने टॉपिक का फॉर्मेटिंग किया था ना पारिस्थितिक तंत्र वाला, उस पेज में आप जाइए। अन्य कुछ करके टॉपिक हमने बनाया था ना, उसमें अन्य है ना। तो अभी हम कुछ अब आपको पीपीटी या पीडीएफ के थ्रू ले चलते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द सब हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो आपको लिखने नहीं है, हम उस पर चलते हैं, चर्चा करते हैं और सब आएगा, वो भी आएगा, उस पर आ जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा आपको। जब हम कह देंगे कि ये टॉपिक एंड हो गया है, तब तक कोई छूटा रहेगा तो फिर आपका ब्लेम मेरे ऊपर आ सकता है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ पीपीटी के थ्रू आपसे चर्चा करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, तो आपको लिखना नहीं है। कभी कभी पीटी के एग्जाम में वो चीजें आती हैं। अगर पीपीटी आपको लगे कि हम फास्ट बढ़ रहे हैं तो आप हमें रोक लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर इसको दोबारा बताइए, तिबारा बताइए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम लोग रेस में जा रहे हैं। तो आपको जब भी लगे तो आप हमें कह दीजिएगा कि थोड़ा सा स्लो हो जाइए, ये हम नहीं समझ पाए हैं, दोबारा समझाइए। ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं उनसे भी ये बातें हैं कि आपको भी जब लगे कि फास्ट हम हो रहे हैं तो आप हमें रोक लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस किस चीज को जानेंगे, थोड़ा सा पॉइंट आपको बता देते हैं ताकि आपका ध्यान रहेगा कि हम इन चीजों को जानने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे, एक टर्म होता है पारिस्थितिकी निकेत का, या उसको हम लोग नीके कहते हैं, उसको जानेंगे। दूसरा हम लोग इसमें एक जानेंगे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। फिर कार्बन फुटप्रिंट से ही हम लोग देखेंगे एक होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर एक इकोटोन होता है, इको टाइप होता है, इकोक्लाइन होता है, और फिर कुछ प्रजातियां होती है, जैसे आप पढ़ते होंगे कि ये फाउंडेशन प्रजाति है, ये अम्ब्रेला प्रजाति है, ये कीस्टोन प्रजाति है, ये फ्लैगशिप प्रजाति है। तो दो दो तीन तीन लाइन में सबका डेफिनेशन है, और फिर उसके कुछ उदाहरण उसमें हमने ले लिए हैं कि आप इसको समझेंगे। एक जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों ने अभी चर्चा नहीं किया, बट उस शब्द की चर्चा हुई है। हमने पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र में संबंध जो होते हैं वो अन्योन्याश्रय होते हैं, पारस्परिकता का होते हैं। तो उसको हम चलने जा रहे हैं कि वो संबंध किन किन रूपों में हमें मिलेंगे। उदाहरण होगा आपके एग्जाम में, जब भी आएगा तो उदाहरण ही आता है कि ये किस प्रकार के संबंधों का उदाहरण है। तो आपको जहां भी लगे कि हम फास्ट हो रहे हैं या जैसे भी, आप हमें बता दीजिएगा। एक प्रश्न है ऑनलाइन में कि सर यूपीएससी में चक्र से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं।
हमने बताया कि दो चक्र महत्वपूर्ण है, एक कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र में जब भी प्रश्न पूछा गया है, यही पूछा गया है कि चक्र में कार्बन का आगमन किन किन स्रोतों से होता है। तो कार्बन चक्र में आपको ये ध्यान में रखना है कि वायुमंडल में या किसी भी चक्र पर पूछेगा तो दो ही तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक की चक्र में कार्बन का या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का स्रोत क्या है, या फास्फोरस का या सल्फर का स्रोत क्या है, और फिर उसका यूज कैसे हो रहा है। वो एक नाइट्रोजन चक्र है जिसमें 3-4 स्टेजेज हैं, तो उसमें एक अलग तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वो कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, वो कौन से ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 2022 में पूछा था कि किस पादप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ये जो जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये तीनों तरीके के प्रश्न क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको हमेशा ध्यान रखो फास्फोरस सल्फर चक्र आने नहीं चाहिए, बहुत छोटे हैं। अगर प्रश्न आएगा तो नॉर्मली या तो कार्बन से आएगा या फिर नाइट्रोजन साइकिल से ही वो घुमा के पूछेंगे। तो एक है जिसमें हम लोग चर्चा करने जैविक अन्योन क्रिया और उसके प्रकार। जैविक अन्योन क्रिया का अर्थ है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के रहने वाले जो विभिन्न पोषण स्तर के प्राणी होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन स्थापित करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन होते हैं हम उसे पहले दो प्रकारों में रखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतः प्रजातीय अन्योन क्रिया है। अंतः प्रजातीय अन्योन क्रिया का अर्थ हो गया कि एक ही प्रजाति के मध्य जो जीवों के आपसी संबंधों की प्रक्रियाएं होती है वो अंतः प्रजातीय। जैसे आप एक उदाहरण के लिए जैसे शेर है, बाघ है, तो उनके बीच का जो अपना फंक्शन होगा वो अंतः जातीय है, और इसको हम स्वजातीय भी कहेंगे। स्वजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति के बीच का। और दूसरा है अंतरा प्रजाति अन्योन क्रिया, यानी कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से कैसे अंतर संबंध विकसित करेंगे, इंटरेक्शन उत्पन्न करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विजातीय भी कहेंगे। यानी एक प्रजाति का किसी दूसरे प्रजाति से पर्यावरण में किस तरीके से संबंधों का विकास हो सकता है। तो जैविक अन्योन क्रियाएं जो है पहले हम इसे क्या समझेंगे, दो प्रकार के हैं। एक स्वजातीय, ये शब्द नहीं याद रहेगा, सिंपल शब्द याद रहेगा, एक स्वजातीय है और दूसरा क्या है, विजातीय है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब इस तरीके की जो प्रक्रियाएं स्वजातीय हो या विजातीय हो वो पारिस्थितिक तंत्र में बेसिकली खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से जुड़ा होगा, क्योंकि कोई भी जीव पर्यावरण का जो इंटरेक्शन करेगा उसी के माध्यम से वो करेगा। तो हम ये जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में इस तरीके के इंटरेक्शन बनेंगे उसको हम तीन तरीकों में रखते हैं। एक हो जाएगा नकारात्मक अन्योन क्रिया यानी नेगेटिव, दूसरा हो जाएगा सकारात्मक पॉजिटिव, और तीसरा है उदासीन अन्योन क्रिया। तो इसको तो यहीं कवर कर लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में नॉर्मली हमें न्यूट्रल अन्योन क्रियाएं नहीं मिलती है। एक पारिस्थितिक तंत्र के जीव किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, किसी न किसी रूप में वो इंटरेक्शन उत्पन्न करेंगे ही। तो हमें न्यूट्रल अन्योन क्रियाएं नहीं मिलती, इसलिए आगे इसका कोई विश्लेषण नहीं होगा। हमें यही समझ लेना होगा कि उदासीन नहीं रहा जा सकता एक पर्यावरण के जीवों में। अगर वो बायोम होता तो चूंकि बायोम का विस्तार बड़ा होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बायोम के प्रत्येक जीव एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, लेकिन इकोसिस्टम का क्षेत्र बहुत छोटा भी होता है तो वहां के जीव एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे ही, उदासीन नहीं रहेंगे। तो सकारात्मक अन्योन क्रियाएं जो है दो प्रकार की होती है, एक है सहभोजिता और दूसरा क्या है, सहोपकारिता। और जो नेगेटिव अन्योन क्रियाएं होती है वो चार प्रकार का है, अंतर जातीय परजीविता, परभक्षण, परजीविता और स्पर्धा। यहाँ पर दो शब्द कॉमन आए हैं बट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। एक अंतर जातीय परजीविता है, एक परभक्षण है, एक परजीविता है और एक स्पर्धा है। तो पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो अंतर प्रजातीय यानी कि जो नेगेटिव अन्योन क्रियाएं हैं वो क्या होते हैं और उसका उदाहरण क्या क्या होगा वो हमें ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला जो है वो है अंतरा परजीविता या अंतरजातीय परजीविता जिसको आप कहते हैं। तो इसमें है कि ये एक ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें एक प्रजाति की हानि होगी और दूसरा प्रजाति क्या होगा, उस हानि से अप्रभावित रह जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरा जाति। जैसे हमने एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण को आप यहाँ से समझिए कि ये धरातल है और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की स्थिति हमें सदाबहार वनों में मिलता है। एक छोटा सा वृक्ष है और इसके बगल में अगर कुछ बड़ा वृक्ष विकसित हो जाए तो क्या होगा,
इस छोटे वृक्ष के विकास की प्रक्रियाएं को ये क्या करेगा, अवरुद्ध कर देगा, क्योंकि इसको जो तापमान चाहिए, जो वर्षा चाहिए, जो नमी चाहिए, वो उसके छाया के कारण इसे प्राप्त नहीं होगा। तो इसका विकास तो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव इस पादप पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे किस तरीके से, अंतरजातीय परजीविता का ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हमने एक और ले लिया है कि जैसे ब्रेड मोल्ड कवक या पेंसिलियम है, ये पेंसिलियम को उत्पादन करता है, और पेंसिलियम क्या है, एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के विकास को क्या करता है, अवरुद्ध करता है, रोकता है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा कि ये जो उदाहरण है ये किस प्रकार के इंटरेक्शन का उदाहरण है। तो आपको उदाहरणों से उसको थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा एट ए टाइम, और तब आप उत्तर निकालेंगे कि आप इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। दूसरा जो परजीविता होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, या परभक्षण। तो परभक्षण ऐसी स्थिति है जिसमें जो खाने वाला है, परभक्षी है, उसका विकास होगा, उसका लाभ होगा, और जो भक्ष है, जिसको खा जाएगा, उसका विकास ही पूरी तरीके से क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। उसकी वंश ही या उसका जो पूरी तरीके से जो है वो क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे तेंदुआ, बाघ, शेर, चीता के द्वारा अगर किसी जानवर का भक्षण कर लिया जाए तो क्या होगा, उसका तो पूरी तरीके से सफाया हो गया। तो परभक्षण में जो खाने वाला है, परभक्षी है, उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा, और जो दूसरी प्रजाति है, जो शिकार है, उसकी वृद्धि ही पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो शिकार हो गया तो अब तो उसकी वृद्धि की कोई बात ही नहीं उठेगी। तो ये है परजीविता। जो है इसमें है कि परजीवी जो है, परजीवी को लाभ होता है, और दूसरे प्रजाति जो परपोषी होता है उसको क्या होती है, हानि होती है। यानी यहाँ मरेगा नहीं जो परपोषी है, लेकिन उसको क्या होगा, हानि जरूर होगी। इसमें परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, आश्रित से प्राप्त करता है। ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सीनियर स्टूडेंट एक साथ रहे और एक जूनियर स्टूडेंट रहे, तो उनके बीच का जो संबंध होता है यही होता है। छोटे जूनियर स्टूडेंट मरेगा तो नहीं, लेकिन अब सीनियर को चाय पीना होता है, थोड़ा बाबू चाय बना देना एक कप। उसका दो मित्र भी आए, बाबू थोड़ा चाय बना, जबकि वो अंदर से जो जूनियर है वो कूटते रहता है कि ये कहाँ मैं आके फंस गया। ये थोड़ा सा इलाहाबाद में जाना देखने को जगह, वहाँ बाबा टाइप के स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो उसी टाइप का ये सिस्टम होता है। तो वो जो परजीवी बाबा होते हैं इससे लाभान्वित होते हैं, और जो परपोषी है उसको हानि है। इसमें परजीवी अन्य सजीव प्रजातियां जिसे परपोषी कहते हैं उसके भीतर या उसके ऊपर हो सकता है, यानी शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी ये रह सकते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि और मलेरिया परजीवी, जो कई जीवाणु हैं जो मानव में पाए जाते हैं, ये कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, और वहां से वो आहार ग्रहण करता है। तो एक है परभक्षण में क्या हो गया कि परभक्षी यानी जो खाने वाला है उसका वृद्धि होगा, विकास होगा, और जो शिकार है उसका तो पूरी तरीके से सफाया हो गया। दूसरा परजीविता है, इसमें यह है कि जो परजीवी है उसको लाभ होगा, और जो परपोषी है जिसके ऊपर ये परजीवी निर्भर है इसकी क्या होगी, हानि होगी। ये मरेगा नहीं, लेकिन इसको क्या होगा, हानि जरूर होगा। और दूसरा है कि ये जो परजीवी होगा ये इसके क्या हो सकता है, ये जो परपोषी इसके भीतर भी हो सकता है और इसके ऊपर भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा जो इसमें है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्धा या कंपटीशन। स्पर्धा या कंपटीशन होता है कि जब एक ही संसाधन एक ही जगह के लिए दो प्रजातियों के बीच क्या होने लगे, स्पर्धा होने लगे, तो इसमें दोनों की ही हानि होती है, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि आप ध्यान में जब वो जैसे एक उदाहरण हमने लिखा है कि कठफोरवा पक्षी तथा गिलहरी, है ना, आप देखते हैं तो लकड़ी का जो कोई पेड़ होता है तो एक काफी लंबा चोंच वाला पक्षी होता है जो उसमें छेद करता है, वो भी उसमें रहना चाहता है, और गिलहरी तो अपने से कर नहीं सकती, उसका दांत उतना बहुत मजबूत, तो वो भी उसमें रहना चाहता है। तो ये जो स्पर्धाएं होती है वो किसके लिए, स्थान और संसाधन के लिए, जिसमें दोनों को हानि। और ये है कि जैसे अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पर एक ही शिकार के लिए शेर और जो है चीता, वो दोनों उसका पीछा करना शुरू होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्धा कहेंगे। तो जो निगेटिव इंटरेक्शन था उसमें कौन कौन था, एक अंतर परजातीय परजीविता, दूसरा क्या था, परभक्षण था, तीसरा क्या था, परजीविता, और चौथा क्या है, स्पर्धा है।
सकारात्मक अन्योन्य क्रिया जो दो प्रकार का है, इसमें एक है सहभोजिता। इसमें जो है कि एक प्रजाति सहभोजी को क्या होता है, लाभ होगा, लेकिन दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, यानी कि ना तो उधो का लेना और ना ही माधो का देना, ऐसी स्थिति है इसकी। तो जैसे इसका एक है कि जो एक वृक्ष है और इस वृक्ष के ऊपर अगर एपीफाइट अधिपादक जो होते हैं, इसका जो संबंध है, इसका उदाहरण माना जाए। एपीफाइट जो होते हैं, जैसे आपने कहा अमरवेल, बिल्कुल सही उदाहरण है। जो एपीफाइट होते हैं वो किसी दूसरे पौधे के तने पर या पत्तियों पर आ जाते हैं और वो उसके नमी का यूज नहीं करते, वो बेसिकली वायुमंडलीय नमी का यूज करते हैं एपीफाइट। और एपीफाइट पादप जो होते हैं आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा मिलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि इतने सघन नीचे में होते हैं और मिट्टी में उत्पादकता भी काफी कम होती है, क्योंकि वहां पर वर्षा काफी अधिक होती है, उससे लिंचिंग हो जाती है। और हाई टेम्परेचर पर विकसित होने वाले जो जीवाणु होते हैं वो भी मृदा के गुणवत्ता को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो नीचे में सौर प्रकाश जाता नहीं है, इसलिए जो एपीफाइट होते हैं वो प्लांट के ऊपर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस प्लांट पर आ जाएगा उससे इस पर कोई खास प्रभाव, कुछ भी प्रभाव नहीं जाएगा। तो एपीफाइट तो ग्रोथ कर लेगा, लेकिन उसका जो ग्रोथ का प्रभाव है वो जिस प्लांट पर उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर उसका कोई नेगेटिव या ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, ये स्थिति है। अमरबेल करता क्या है? एक बार देख लीजिएगा, उसको नेट पर देख लीजिएगा। और दूसरा है चूसक मछली और शार्क का संबंध। ये जो चूसक मछली होता है ना, शार्क के शरीर के ऊपर क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है, जिसके क्या होता है कि इससे शार्क के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं आता है। लेकिन जब ये शार्क के साथ जाएगा तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान भी चल जाएगा और शार्क का बचा हुआ जो भोजन वोजन कुछ होता है ये इसको आराम से मिल जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल। और सहोपकारिता का अर्थ है कि जिसमें दोनों प्रजातियां क्या हो, लाभान्वित हो, यानी कि आप भी अपना नोट्स मित्र को दे रहे हैं और मित्र भी अपना नोट्स आपको दे रहा है, ये हो गया सहोपकारिता। ऊपर वाला क्या है, दोस्त का नोट्स ले लिए और अपना नोट्स बेड शीट के नीचे दबा के रख दिए, जब दोस्त रूम में आता है तो ये देख ना ले कहीं पे, ये नेचुरली होता है। तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक आप अपने को ओपन नहीं करेंगे तब तक जो ऐसा काम नहीं बनता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे एनिमोन हर्मिट्स और केकरा है, ये है। ये बेसिकली एनिमोन हर्मिट जो है ना केकरे के साथ रहता है और अपने दंश कोशिकाओं से केकरे को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और बदले में केकरा जो है इसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरा प्रवाल पर है, अभी महासागर विज्ञान नहीं गया ना, तो एक होगा प्रवाल और जूजंथली, जो ये नाम है ये एक प्रकार का एल्गी है, ठीक है ना। तो प्रवाल और जूजेंथली एल्गी के बीच का जो संबंध होता है वो घनिष्ठ साहचर्य संबंध होता है। घनिष्ठ साहचर्य संबंध होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपकी भी कभी कभी स्थिति ऐसी होती होगी कि आप भी नहीं रह पाते होंगे, वो घनिष्ठ साहचर्य संबंध का उदाहरण माना जाता है। तो वो इसमें होता है क्या ना कि अगर एल्गी अगर प्रवाल से अलग होगा तो प्रवाल का ब्लीचिंग हो जाएगा, उसका कलर डिस्कलर्ड हो जाएगा। और प्रवाल के हटने का अर्थ है कि जो ऑक्सीजन या अन्य चीजों की आपूर्ति उससे प्रवाल से होती है एल्गी को, वो उसको नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसको हम लोग ये कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये है। नेक्स्ट है इकोटोन। इकोटोन जो होता है ये होगा कि दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए ए है और ये क्या हो जाए बी, इन दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसी संक्रमण क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इकोटोन कहते हैं। जैसे हमने जो उदाहरण लिया है उसको आप यहां से समझ लीजिए कि जैसे भारत में या क्या हो जाएगा कहीं पर भी, ये क्या हो जाएगा, सागर का एरिया है और ये क्या हो जाएगा, लैंड का एरिया है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होते हैं। और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में एक एग्जांपल हो जाएगा जैसे मैंग्रोव।
दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको आप कहते हैं ज्वारनदमुख या ऐश्वर्य, और तीसरा यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको आप लैगून भी कहते हो। ये सभी जो है यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि लैगून भी तटीय क्षेत्रों में हमें मिलता है। ज्वारनदमुख भी क्या होता है कि संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ पर नदी का स्वच्छ जल और महासागर का लवण जल मिश्रित होता है। और मैंग्रोव जो है और जो लैगून है ये बेसिकली एक्वेटिक यानी कि महासागरीय और महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो ऐसे पारिस्थितिकी वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इकोटोन के नाम से जानते हैं। इकोटोन में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पर जो है ध्यान सुनिए। ये जो इकोटोन का क्षेत्र होता है, सबसे पहले आप समझिए कि ये हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन होता है। कल आप पारिस्थितिक उत्पादकता पढ़े थे और उसमें उदाहरण मैंग्रोव का आया था ना, ज्वारनदमुख का आया था ना, लैगून। तो ये हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन होते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है कि ये तनाव वाले क्षेत्र भी होंगे, क्योंकि दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मिलने से बने हैं ना, थोड़ा सा ये क्या होगा, तनाव वाला क्षेत्र होगा। यहाँ की जलवायु दशाएं क्या हो सकती है, परिवर्तनशील हो सकती है। चौथा इकोटोन की विशेषता होती है कि इकोटोन में कभी कभी अपने आसपास के क्षेत्र से जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जब जैव विविधता इकोटोन में पाया जाए अधिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज प्रभाव कहते हैं या एज इफेक्ट कहते हैं। और अगर उस इकोटोन में किसी प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है तो ऐसे प्रजाति को हम लोग क्या कहते हैं, कोर प्रजाति। ये स्टेटमेंट करके आपसे आ जाएगा कि जो एज इफेक्ट है वो क्या है, कोर प्रजाति क्या है। तो एज प्रभाव क्या हो गया कि अगर इकोटोन में अपने अगल बगल के पारिस्थितिकी से बायोडायवर्सिटी अधिक है तो वो एज प्रभाव है। और उसी इकोटोन में 10 प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें एक प्रजाति ऐसी है जिसकी संख्या सबसे अधिक पाई जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर प्रजाति कहते हैं। और इसमें जो कुछ हमने बताया है वही है कि देखिए तनाव का क्षेत्र होता है। कुछ ऐसे जीव पाए जा सकते हैं जो अन्य समुदाय से भिन्न होते हैं, आकार में छोटा और बड़ा भी हो सकता है। जैव विविधता अधिक पाई जाएगी क्योंकि संसाधन संपन्न क्षेत्र होते हैं। भौतिक दशाएं यहाँ की क्या होगी, परिवर्तनशील होती है। तो ये है। नेक्स्ट जो हो जाएगा इकोटाइप। इकोटाइप जो है ये इकोटोन से ही संबंधित है, क्योंकि इकोटोन में